Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. We were doing, हम लोग फार्मूला डिजाइन कर रहे थे कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता हो कि ये फिजिकल क्वांटिटी इन फैक्टर पर डिपेंड करती है तो डायमेंशनल मेथड से उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला हम डिजाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने या फिजिकल टू में डिजाइन किया था। आज चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल executing SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। कोई पार्टिकल है, उसकी एनर्जी जो कि SHM कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, डिपेंड्स ऑन, निर्भर करती है मास, द्रव्यमान पर उस पार्टिकल के, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आपको पता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जब ऑसिलेशन करती है, जैसे आपका सिंपल पेंडुलम होता है, सरलोलक ऑसिलेशन करते समय एक तरफ जितनी अधिकतम डिस्टेंस डिस्प्लेस होती है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो किसी पार्टिकल जो SHM कर रहा है उसकी एनर्जी डिपेंड कर रही है उसके मास पर, उस और एम्पलीट्यूड पर, एंगुलर वेलोसिटी पर, एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। डेराइव फार्मूला, क्वेश्चन क्या है? एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल है उसकी एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, उसके मास पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है और उस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग पर निर्भर करती है। पार्टिकल SHM कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, तो उसके लिए फार्मूला आपको डिजाइन करना है। तो क्या क्या पता है हमें? हमें पता है कि पार्टिकल की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? उसके मास पर। पार्टिकल की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? उसके एम्पलीट्यूड पर, आयाम पर। पार्टिकल की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? उसके एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग ओमेगा पर। तो हम लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू m का पावर x, a का पावर y, ओमेगा का पावर z, या E इज इक्वल टू k m का पावर x, a का पावर y, ओमेगा का पावर z। हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि k डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। अब दोनों तरफ के चलिए हम डायमेंशंस लिख लेते हैं। राइटिंग डायमेंशंस, दोनों तरफ के डायमेंशंस चलो लिखते हैं। E आपको पता है एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन। बल का, फोर्स का हमने आपको बताया था mL t का पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट दूरी है, डिस्टेंस है L, तो mL² t का पावर -2 के डायमेंशन लेस है, m का डायमेंशन हो जाएगा, आपको पता है कैपिटल M के द्वारा शो करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। किसी ऑसिलेटिंग पार्टिकल कोई कंपनकारी कण अपने मीन पोजीशन से मध्यमान स्थिति से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेस होता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो इसका हो जाएगा L। और ओमेगा, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? पर यूनिट टाइम में जितना एंगल ट्रेवल करे। एंगल डायमेंशन लेस होता है, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, और टाइम का हो गया t, यानी हम इसको कह सकते हैं m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर -1। रख दीजिए डायमेंशन, तो E का मैंने रखा m, L² t का पावर -2, k का कोई डायमेंशन नहीं, m का कैपिटल M, a का L और ओमेगा का t का पावर -1।
चलिए इधर m का पावर 1 है, l का पावर 2 है, t का पावर -2 है, इधर m का पावर x, l का पावर y, t का पावर -z। कंपेयर कर लो तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड -z इज इक्वल टू -2 मीन्स z इज इक्वल टू 2 रख दीजिए। सो फार्मूला इज F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू K, E m का पावर कितना, x की वैल्यू 1, A का पावर कितना, y इज इक्वल टू 2 एंड ओमेगा का पावर z मीन्स 2। दिस इज द फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए न्यूमेरिकल हम लेते हैं। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स find the expression for force on a falling, find the expression of force for a falling spherical for a falling spherical object of radius r in a fluid of density rho, in a fluid of density rho, coefficient of viscosity eta and with terminal velocity v। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्या है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है, बल का व्यंजक निकालना है फॉलिंग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, फॉलिंग गिरता हुआ स्फेरिकल गोली ऑब्जेक्ट, कोई गोली ऑब्जेक्ट है गिर रहा है, उस ऑब्जेक्ट का रेडियस स्मॉल r है, स्फेरिकल है, कहां गिर रहा है, इन ए फ्लूइड, एक तरल में गिर रहा है और उस तरल की डेंसिटी रो है, उस तरल का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्षमता गुणांक ईटा है और वो कितने स्पीड से गिर रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग v से गिर रहा है। कोई चीज जब कोई तरल में गिरती है तो उसकी स्पीड बढ़ती नहीं जाती, उसकी स्पीड एक सीमा के बाद, कोई चीज गिरेगा ग्रेविटी में तो स्पीड उसकी एक्सीलरेशन के कारण बढ़ती जाएगी, लेकिन बढ़ने के बाद में उस पर दो फोर्स लगने लगते हैं, एक तो विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, एक विस्कस फोर्स लगने लगता है, दूसरी बात बॉयंट फोर्स उत्प्लावक बल लगने लगता है। होता क्या है कि एक लिमिट के बाद कि जितना नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उतना ही ऊपर की तरफ विस्कस और बॉयंट फोर्स लगने लगता है, तो फिर नेट फोर्स 0 हो जाता है, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरने लगती है। अदरवाइज 2-3 किलोमीटर ऊपर से पानी की बूंदें गिरती हैं, वो इतना ही स्पीड गेन कर ले ग्रेविटी कारण की हमारे शरीर में छेद कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पानी की बूंदें जब गिरती हैं तो उनका स्पीड तो ग्रेविटी के कारण बढ़ता जाता है, लेकिन नीचे से उत्प्लावक बल बॉयंसी फोर्स और विस्कस फोर्स लगता है, ये दोनों फोर्स ऊपर से लगने वाले फोर्स को बैलेंस कर देते हैं, फिर वो पानी की बूंद एक कांस्टेंट स्पीड से गिरने शुरू करती है और उसको टर्मिनल स्पीड कहते हैं। अगर ये घटना ना हो तो पानी की बूंदें हमारे खोपड़ी में छेद करके गुरुजी नीचे गिर जाएंगे। तो हमें ये निकालना है कि कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और इसका रेडियस r है, वो गिर रहा है एक फ्लूइड में जिसकी डेंसिटी रो है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्षमता गुणांक बीटा है और टर्मिनल वेलोसिटी v से गिर रहा है, तो हमें फार्मूला निकालना है। तो यह किस पर डिपेंड कर रहा है, यह डिपेंड कर रहा है रेडियस r पे, यह डिपेंड कर रहा है फ्लूइड की डेंसिटी रो पे और यह डिपेंड कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पे
और एफ डिपेंड कर रहा है टर्मिनल वेलोसिटी v पर। एफ डिपेंड कर रहा है टर्मिनल वेलोसिटी v पर, ये डेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सॉरी v पर डिपेंड कर रहा है। तीनों को मिला दें तो यह प्रोपोर्शनल टू r का पावर x, ईटा का पावर y एंड v का पावर z, यानी f इज इक्वल टू k, r का पावर x, ईटा का पावर y, v का पावर z। ये डायमेंशन लेस है। चलिए सबकी मैं लिख लेता हूं डायमेंशंस। तो f का डायमेंशन दुनिया को पता है, एक रिक्शा वाला भी चिल्लाते जा रहा था mlt का पावर -2, स्टूडेंट तो उनसे अच्छे ही होंगे। r रेडियस है, r का डायमेंशन हो गया l, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आपको मैंने बताया था फार्मूला F इज इक्वल टू ईटा a dv अपॉन dz, बताया था आपको फार्मूला। तो इससे ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा F dz अपॉन a dv। F का जैसा कि मैंने बताया, रिक्शा वाले को भी पता है, mlt का पावर -2, z लेंथ है तो इसका हो गया l, a का एरिया है l स्क्वायर, और v वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का lt का पावर -1, l कैंसिल हो गया तो ये हो गया आपका m, l का पावर -1 और t का पावर ये ऊपर जाएगा तो फिर -1। ये आपको याद रहना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं ये चीज आपको याद होना चाहिए हर हालत में। और v का हो गया, तीसरा टर्म है v का lt का पावर -1। चलिए रखते हैं दोनों तरफ डायमेंशंस। f का डायमेंशन हो गया m lt का पावर -2, k डायमेंशन लेस, r मतलब l का पावर x, ईटा मतलब m l का पावर -1, t का पावर -1 का पावर y, v मतलब l t का पावर -1 का पावर z। सो m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2 इज इक्वल टू m का पावर y, l का पावर यहां से x और यहां से -1 और यहां से +z, t का पावर यहां से -y और यहां से -2z। जरा कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर करने पर मेरे को क्या मिला, यहां पर y लिखा है m का पावर यहां पर 1, y इज इक्वल टू 1। सेकेंड l का पावर 1, l का पावर x माइनस वाई प्लस जेड, तो x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। यहाँ पर -2, यहाँ पर -y माइनस 2z इज इक्वल टू -2, तो इससे y प्लस 2z इज इक्वल टू 2। मेरे को y की वैल्यू पता है 1, तो 1 प्लस 2z इज इक्वल टू 2 मीन्स 2z इज इक्वल टू 1, 2z इज इक्वल टू 1 मीन्स 2z इज इक्वल टू 1, y माइनस 2z, x माइनस वाई प्लस जेड। तो ये थोड़ी गलती हो गई थी, देखते हैं। m का पावर y, l का पावर माइनस वाई और प्लस जेड, और t का पावर माइनस वाई और t का पावर माइनस जेड। तो कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 एंड माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -2। इसका मतलब y प्लस जेड इज इक्वल टू 2, y का मान 1 है यानी 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 2 मीन्स z इज इक्वल टू 1। यहाँ देखें x माइनस वाई का मान 1 और z का मान 1 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हो गई 1। तो आपको x मिल गया, y मिल गया और z मिल गया। सो फार्मूला इज f इज इक्वल टू, यहाँ रखते हैं इस फार्मूले में, f इज इक्वल टू k r का पावर 1, ईटा का पावर 1 एंड v का पावर 1। अब यहाँ पर k की वैल्यू हमें नहीं पता है, ये डायमेंशनल फार्मूला की वीकनेस है। एग्जैक्ट फार्मूला होता है f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r v, यानी k की वैल्यू 6 पाई होगी। बट इस मेथड में हम ये चीज नहीं कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल चलो और देखते हैं।
एक पेंडुलम लेते हैं, हमें पता है कोई सिंपल पेंडुलम होता है तो उसकी जो टाइम पीरियड होती है इफेक्टिव लेंथ पर डिपेंड करती है और एक्सेलरेशन g पर डिपेंड करती है। उसके लिए मुझे फार्मूला निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी क्वेश्चन में क्या दिया है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम t डिपेंड्स ऑन लेंथ और t डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं t प्रोपोर्शनल टू l का पावर x g का पावर y, या t इज इक्वल टू k l का पावर x g का पावर y। जरा डायमेंशन देख लेते हैं। t टाइम पीरियड है, इसका डायमेंशन t ही होगा, k का कोई डायमेंशन नहीं, l का डायमेंशन कैपिटल है, g एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन v अपान t होता है, v का डायमेंशन है t का पावर -1 और t का डायमेंशन t, यानी l t का पावर -2। चलिए दोनों तरफ हम रख देते हैं। तो t के जगह पर मैंने t रख दिया, k का कोई डायमेंशन नहीं, l का डायमेंशन कैपिटल L का पावर x, g का डायमेंशन l t का पावर -2 का पावर y। सो m का l का पावर 0, t का पावर 1 इधर हम लिख सकते हैं। तो इधर हो गया l का पावर x और प्लस y और t का पावर -2। कंपेयर करें तो x प्लस y इज इक्वल टू 0 एंड -2y इज इक्वल टू 1। तो इससे y की वैल्यू कितनी हो गई? -1/2। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो x प्लस -1/2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो गया 1/2। तो हमें x की वैल्यू पता हो गई, y की वैल्यू पता हो गई। इस फार्मूले में चलो रख देते हैं। तो t इज इक्वल टू k l का पावर 1/2 g का पावर y -1/2। आपको पता है √l को लिखेंगे बराबर है का पावर 1/2 और g का पावर -1/2 को लिखेंगे 1/√g। तो ये हो गया t इज इक्वल टू k √l/g। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग लेते हैं और ये प्रॉब्लम्स होंगे नीट और AIPMT। सीधे सीधे प्रॉब्लम्स नीट और AIPMT में पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन हम 2014 के नीट से लेते हैं। 2014 नीट से लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? वेरी सिंपल। अगर कहा गया है कि F फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को अगर हम फंडामेंटल यूनिट्स मान लें तो मास को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? मास को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ये मैंने अरिहंत वाली बुक से लिया है। ऑप्शन दिया है पहला F का पावर 1, V का पावर 1, T का पावर -1। दूसरा ऑप्शन दिया है F का पावर 1, B का पावर 1, T का पावर -2। तीसरा ऑप्शन दिया है F का पावर 1, V का पावर -1, F का पावर -1, B का पावर -1, T का पावर -2 और चौथा ऑप्शन दिया है F का पावर -1, V का पावर -1 एंड T का पावर +1, T का पावर +1। चलिए हम देखते हैं। अब सवाल क्या कह रहा है उसको देखना है। सवाल कह रहा है कि मास किस पर डिपेंड कर रहा है? F पर। F, V और T को मैंने फंडामेंटल यूनिट्स मान लिया।
मास किस पर डिपेंड कर रहा है? v पर। मास किस पर डिपेंड कर रहा है? t। तो लिख लेंगे उसी तरह f का पावर x, v का पावर y एंड t का पावर z, यानी m इज इक्वल टू k f का पावर x, v का पावर y, t का पावर z। जरा यूनिट से लिखो भाई डायमेंशन। तो m का डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल M। यह फोर्स है, इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है mLT का पावर -2। v वेलोसिटी है, इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है T का पावर -1। t टाइम पीरियड है, इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है t। दोनों तरफ चलो रखते हैं। तो m का मैंने रख दिया m, k की कोई डायमेंशन नहीं। f का रखा m LT का पावर -2 का पावर x, v का रखा LT का पावर -1 का पावर y और t का रखा t का पावर z। चलिए कंपेयर करते हैं दोनों तरफ। तो m का पावर 1, l का पावर 0, t का पावर 0 इज इक्वल टू m का पावर यहाँ पर आ गया x और कहीं है नहीं, l का पावर x, l का पावर y और है नहीं, t का पावर -2x और t का पावर z। t का पावर z कंपेयर कीजिए तो x इज इक्वल टू 0, x प्लस y इज इक्वल टू 0, -2x प्लस z इज इक्वल टू 0। देखते हैं x 0 है तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 0 मीन्स y भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया। अब जरा देखते हैं, सॉरी ये देखो यहाँ m पावर 1 था ना यार, ओहो, तो x इज इक्वल टू 1 हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू हो गया -1। यहाँ पर -2x प्लस z इज इक्वल टू 0, तो -2 इंटू 1 प्लस z इज इक्वल टू 0, यानी z की वैल्यू कितनी हो गई? -2x t का पावर, इसमें है -2x और यहाँ पर है -y और यहाँ पर है प्लस z, -2x -y प्लस z इज इक्वल टू 0, यानी -2 इंटू 1 और y की वैल्यू -1 तो -1 प्लस z इज इक्वल टू 0। इससे z की वैल्यू कितनी आ गई? 1। z की वैल्यू आ गई 1। तो अब फार्मूला क्या बन गया? डायमेंशनल फार्मूला m का, चलिए रखिए। तो m का डायमेंशनल फार्मूला हो गया कि f का पावर x की वैल्यू 1, v का पावर y की वैल्यू -1, t का पावर z की वैल्यू 1। कौन सा है? ऑप्शन डी। देखिए ये यार, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए 2015 का AIPMT का क्वेश्चन लेते हैं। 2015 AIPMT, AIPMT। अगर आपने फंडामेंटल्स ठीक से पढ़ रखे हैं तो कंपटीशन के प्रॉब्लम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टूडेंट्स 10+2 को ठीक से पढ़े नहीं होते हैं, इसलिए उनके साथ न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है। आप कहोगे सर ये तो इजी चैप्टर है, इसमें हो जा रहा है। आगे के भी चैप्टर्स में आप देखेंगे कि जब हम कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़े रहेंगे तो ना हमको प्रॉब्लम होगी न्यूमेरिकल करने में, ना आपको प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली बच्चे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बिग फी जमा करके जाकर बैठते हैं, वहां पर अपर लेवल की बातें सिर्फ बताई जाती हैं, नीचे के कॉन्सेप्चुअल चीजें चूंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट पढ़ के आया है, वो बच्चे को आता ही नहीं होता है और इसीलिए उनको प्रॉब्लम होती है, फिर सिलेक्शन नहीं होता है। सो साथ में पढ़ें, फाउंडेशन के हिसाब से पढ़ें, वही मैं स्ट्रेटजी बना करके आपसे बात कर रहा हूँ, वही पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ 2015 AIPMT का है। इसमें कहा गया है कि एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लें, फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लें तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन बताओ। सरफेस टेंशन का डायमेंशन बताओ।
हम लोग सरफेस टेंशन की बात कर चुके हैं पहले, फिर भी अभी हम आपसे बात कर लेंगे, परेशान मत होइए। क्या सर फंसा रहे हो मुझे, टेंशन दे रहे हो? नहीं, टेंशन देने की बात नहीं है, पहले भी बात हो चुकी है। तो सरफेस टेंशन जो है किस पर डिपेंड कर रहा है? E पर डिपेंड कर रहा है, E का पावर x, V पर डिपेंड कर रहा है, V का पावर y, T पर डिपेंड कर रहा है, T का पावर z। यानी सरफेस टेंशन को मैंने कह दिया K, E का पावर x, V का पावर y, T का पावर z। जब डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं एनर्जी का, आपको डायमेंशनल फार्मूला अगर अभी तक नहीं याद हुआ है तो इस बार जरूर याद कर लीजिए। एनर्जी का आप कहते हो कि एनर्जी वर्क के बराबर होती है, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला रिक्शे वाले को भी पता होती है, ml का पावर -2, डिस्प्लेसमेंट का L यानी ml स्क्वायर t का पावर -2। याद कर लो, फिर मत कहना सर मुझे याद नहीं है। v वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी L अपॉन t यानी LT का पावर -1। मेहरबानी करके इसको भी याद कर लो, आगे मत कहना सर मुझे याद नहीं है। टाइम का तो बताइए डायमेंशनल फार्मूला T होता है। तो इस प्रकार अब सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला चलो देखते हैं। सरफेस टेंशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि सरफेस टेंशन की डेफिनेशन होती है किसी लिक्विड के ऊपर सरफेस पर खींची गई इमेजिनरी लाइन के पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब फोर्स का डायमेंशन ml t का पावर -2 और लेंथ का l कट गया, यानी m t का पावर -2। अब मैं रख सकता हूँ दोनों तरफ के डायमेंशन को, सरफेस टेंशन की जगह पर रख दिया m t का पावर -2, k का कोई डायमेंशन नहीं, E का ml स्क्वायर t का पावर -2 का पावर x, V का l t का पावर -1 का पावर y और t का पावर z। चलिए कलेक्ट कीजिए, तो बाएं तरफ है m का पावर 1, l का पावर 0, t का पावर -2। दाहिने तरफ देखिए m का पावर x, l पर देखो l का पावर 2x यहाँ से आया, l का पावर y यहाँ से आया, और t का पावर देखो, t का पावर यहाँ से -2x और यहाँ से आया -y और यहाँ से आया +z। कंपेयर करो तो x इज इक्वल टू 1, 2x प्लस y इज इक्वल टू यहाँ से देखो 0, और तीसरा क्या है -2x -y प्लस z इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, 2 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू -2। यहाँ पर रखो -2, x की जगह 1 रख दिया, y की वैल्यू -2 हो गया तो -2 प्लस z इज इक्वल टू -2, तो ये हो गया -2 प्लस 2 प्लस z इज इक्वल टू -2, सो z इज इक्वल टू -2। यानी कि मेरे को मिल गया x, y, z की तीनों की वैल्यू मेरे को मिल गई। आप जरा देखते हैं ऑप्शन जो दिए थे उनको हम एक बार आपको लिखा दें, फिर आप मेरे को बताओ कौन सा होगा। ऑप्शन ए था E v का पावर -2 t का पावर -1। ऑप्शन बी क्वेश्चन में था E v का पावर -1 एंड t का पावर -2। ऑप्शन सी था E v का पावर -2 t का पावर -2। ऑप्शन डी था E का पावर -2 v का पावर -1 t का पावर -2। चलिए देखते हैं कौन सा आया इस फार्मूले में। चलो रखो भाई, तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू k, E का पावर x की जगह पर 1 रख दिया, v का पावर y की जगह पर -2 रख दिया, एंड t का पावर z की जगह पर -2 रख दिया। देखिए इसमें कौन सा आ रहा है, E का पावर 1, v का पावर -2 एंड t का पावर -2। ऑप्शन सी इज ओके, ऑप्शन सी इज ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 2015 AIPMT का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2015 AIPMT का।
देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपके बेसिक्स ओके हो तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। प्रॉब्लम हुई मैं बात कर रहा था बेसिक्स की होती है। क्वेश्चन में कहा गया है कि क्रिटिकल वेलोसिटी, ये हाइड्रोडायनामिक्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी का फार्मूला है, ये डिपेंड कर रहा है ईटा का पावर x, रो का पावर y, r का पावर z। तो कह रहा है x, y, z की वैल्यू बताइए। ऑप्शन इसमें 4 दे रखे हैं, A, B, C, D। पहले सेट में 1 -1 -1, दूसरे सेट में -1 -1 1, तीसरे सेट में -1 -1 -1 और चौथे सेट में 1 1 1। वेरी सिंपल। चलिए सबकी मैं लिख लेता हूं। क्रिटिकल वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का अभी मैंने आपको बताया था कि आपको लर्न होना चाहिए एल का पावर -1। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मैंने कहा था कि याद कर लीजिएगा, अभी कुछ देर पहले कितना बोलो, ml का पावर -1 t का पावर -1। रो डेंसिटी है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास का m हो गया, वॉल्यूम लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई l3, ml का पावर -3 एंड r रेडियस है, रेडियस लेंथ है, l हो जाएगा। रखेंगे डायमेंशन तो BC का डायमेंशन मैंने कितना रख दिया, l t का पावर -1। चलिए दाहिने तरफ रखते हैं, थीटा का डायमेंशन ml का पावर -1 t का पावर -1 का पावर x, रो का डायमेंशन ml का पावर -3 का पावर y और इनटू r का डायमेंशन l का पावर z। सो m इसको लिख लेते हैं, m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1। राइट हैंड साइड में देखते हैं m का पावर x, m का पावर y, m का पावर x प्लस y, l का पावर -x, l का पावर -3y और l का पावर z, और t का पावर -x। कंपेयर करो तो x प्लस y इज इक्वल टू 0, -x -3y प्लस z इज इक्वल टू 1 एंड -x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू हो गया 1। x प्लस y 0 है और आपका x का मान 1 हो गया, तो 1 प्लस y इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू -1। इधर देखिए x की वैल्यू है 1, तो ये हो गया -1 -3y की वैल्यू -1 प्लस z इज इक्वल टू 1। इसका मतलब -1 प्लस 3 प्लस z इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 2 प्लस z इज इक्वल टू 1। इसका मतलब z इज इक्वल टू -1। x1 y -1 z -1, x1 y -1 z -1। इसमें कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये गड़बड़ी हुई है। ऑप्शन सी इज ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं नीट 2017। नीट 2017 तमाम क्वेश्चन इस बुक में गलत है। क्या कह रहा है, डायमेंशन लेंथ का, एक क्वांटिटी का डायमेंशन लेंथ का है। कोई क्वांटिटी है उसका डायमेंशन लेंथ का है, और कह रहा है कि ये लेंथ एक्सप्रेस किया जा रहा है, लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन, किसमें एक्सप्रेस किया जा रहा है, किन किन क्वांटिटीज के द्वारा एक्सप्रेस किया जा रहा है। पहली क्वांटिटी है e² e² 4πε0। दूसरी क्वांटिटी जिसमें लेंथ एक्सप्रेस किया जा रहा है वो आपका है c
और तीसरी क्वांटिटी है जी, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट। चलिए हम देखते हैं। फिर कह रहा है कि एल को हमें बताना होगा। तो ये लेंथ है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का पावर x कर लिया, c का पावर y कर लिया और g का पावर z कर लिया। चलिए सबके डायमेंशन हम लिख देते हैं। तो L का डायमेंशन L का ही होगा। चलिए इसके डायमेंशन की बात करते हैं। अगर दो चार्जेस हैं E और E, उनके बीच की डिस्टेंस है R, तो उसके बीच में फोर्स कितना लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अगर निर्वात में है E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो इससे आपका E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F इंटू R स्क्वायर। यानी E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की डायमेंशन होगी F की डायमेंशन इंटू R स्क्वायर की डायमेंशन। F की डायमेंशन m L t का पावर -2, R स्क्वायर का डायमेंशन L स्क्वायर मीन्स हो गया m L का पावर 3 t का पावर -2। अगली क्वांटिटी c स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड का L t का पावर -1। और नेक्स्ट क्वांटिटी है g, आपको पता है F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तो इससे g का डायमेंशन हो जाएगा F R स्क्वायर अपॉन m1 m2। F का कितना है m L t का पावर -2, R स्क्वायर का L स्क्वायर और m इंटू m स्क्वायर। यानी ये आपका हो गया m का पावर -1, L का पावर 3, t का पावर -2। डायमेंशंस रख देते हैं। x y z की वैल्यू निकालना है, डायमेंशन रख के आप निकालेंगे, ये आपका होमवर्क। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग IIT जैम मेंस एडवांस के प्रॉब्लम्स लेंगे और उनको इसी तरह इजीली सॉल्व करेंगे। पूरा लेक्चर देखें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप डालिए, उसको आपका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो उसको आप बताइए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको कवर करूँगा। थैंक यू।